अच्छा ये बताओ कि डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म का क्या रिलेशनशिप होगा। जैसे किताब का नाम क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म क्या रिलेशनशिप है, लोकतंत्र और संघवाद के बीच क्या संबंध है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है चलो, तो हम ये कह सकते हैं कि फेडरलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, एंड यूनिटरी इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बात ठीक है ना, समझ आ रही है ये वाली बात। अब जो बीच बीच में छुट्टी करके आओगे उन्हें नहीं समझ आएगी, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपसे कहूं कि डेमोक्रेसी किसी कंट्री में स्टेबल है या नहीं है, उसके क्या क्राइटेरियाज हैं वो बताओ, तो क्या बताओगे सबसे पहले कि डेमोक्रेसी को हमें चेक करना है या नहीं। सबसे पहले क्या बात करेंगे, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या बात करोगे, हाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। फिर क्या करोगे, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसको बोला वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का कामकाज। फिर क्या देखोगे, डेमोक्रेटिक राइट्स, मतलब अधिकार उस देश में है या नहीं है। उसके बाद क्या देखोगे, पावर शेयरिंग हो रही है कि वहां पे नहीं हो रही है। पावर शेयरिंग कहाँ, बहुत सारी चीजों में, ठीक है, वर्टिकल पावर शेयरिंग भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो ये वाली कौन सी पावर शेयरिंग है, ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वाली कहाँ पढ़े हो, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के कामकाज वाले चैप्टर में क्या पढ़ा हमने, क्षैतिज। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज वाला कहाँ पढ़ा था, संस्थाओं के काम से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अब कौन सा पढ़ रहे हैं। तो देखो, डेमोक्रेसी की जांच करने के लिए कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं, उसके लिए कुछ कुछ हमें फीचर्स मिलते जा रहे हैं, कुछ कुछ क्राइटेरियाज, कुछ कुछ विशेषताएं मिलती जा रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, शक्तियों का पृथक्करण। उसके बाद क्या देखेंगे, राइट्स हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से अधिकार अब उस देश में है या नहीं है, और वहां पावर शेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ये क्राइटेरिया। और फिर हम ये भी जांच करेंगे कि उस देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है। क्या ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज को फेडरल होना जरूरी है, क्या सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज को फेडरल होना जरूरी है, क्या जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं सभी देशों को संघीय व्यवस्था अपनाना जरूरी है। अगर कोई देश संघीय नहीं अपना रहा है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं अपना रहा है, तो क्या वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। हो सकता है, जैसे जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी है, लेकिन ब्रिटेन क्या है, फेडरल फॉर्म, ब्रिटेन क्या है, एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक सरकार है। तो इसके भी डिफरेंस को हम समझ लेंगे थोड़ा सा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां अपनाया जाएगा, जैसे कल हमने दो एग्जांपल्स लिए थे, बेल्जियम का एंड श्रीलंका का। तो बेल्जियम ने क्या अपनाया, हाँ बेल्जियम ने क्या अपनाया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। श्रीलंका को क्या अपनाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि श्रीलंका में क्या था, डाइवर्सिटी थी। लेकिन श्रीलंका ने क्या गलती करी कि उन्होंने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना लिया और पूरे पावर किसको दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दे दिए। तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो अगर कोई कंट्री में डाइवर्सिटी है, किसी कंट्री में, किसी देश में विविधता है, विविधता किस चीज की, चाहे भौगोलिक विविधता हो, जियोग्राफिकल हो या कल्चरल, उस देश को क्या अपनाना चाहिए, फेडरल फॉर्म ऑफ संघीय शासन प्रणाली अपनाना चाहिए। अभी है कि संघीय शासन प्रणाली होती क्या, अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है कि संघीय शासन प्रणाली होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखो इसमें, फर्स्ट पॉइंट में देखो, फेडरलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संघवाद एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। फेडरलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघवाद एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। अब ये क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को कितने तरीके से चला सकते हैं बोलो। अच्छा बताओ कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, क्या सभी देश लोकतांत्रिक हैं। कुछ देश हैं, जैसे हमने कहा था यूनाइटेड नेशन के डेटा के अकॉर्डिंग 75% कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक एंड 25% आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो जो 75 कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं, 194 पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 194 देश हैं। एक 194 कंट्रीज में से ओनली 75 कंट्रीज क्या है, डेमोक्रेटिक है। तो सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, क्या उन 75 कंट्रीज में लोकतंत्र एक तरीके से चलता है या अलग अलग तरीके से चलता है। तो लोकतंत्र चलाने के कितने तरीके हो सकते हैं, पॉसिबल तरीके कितने हो सकते हैं, संभव तरीके कितने हो सकते हैं।
बोलो कैसे, दो कितने कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है, और ये वाली बात वैसे बता चुका हूं, लेकिन जो लोग कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। हमने क्या लिखा? फेडरलिज्म डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संघवाद क्या है? एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट बनाओ उसी जहां लिख रहा हूं डेमोक्रेसी, और नीचे ऐसे करके लिखो डेमोक्रेसी कितने तरीके से चल सकती है। डेमोक्रेसी सबसे पहले क्या होगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अरे बोलो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है? ठीक है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसका? किस चीज में? निर्णय निर्माण में लोगों की सीधी भागीदारी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जिसको मतलब नहीं पता वो लिख लो। ठीक है, पहला लिख लो इसमें, लोकतंत्र कितने तरीके से चलाया जा सकता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसका मतलब होता है निर्णय निर्माण में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? ये क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा तरीका क्या है? इसका मतलब है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लिखते जाओ, अगर अर्थ नहीं पता है तो। जिसे नहीं पता है वो लिख जाओ। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। राइट, अभी बोलो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, कौन सा फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन दोनों में से जो है एक्सेप्टेबल ज्यादा है एट प्रेजेंट टाइम? वर्तमान समय में इन दोनों में से, लोकतंत्र के इन दोनों रूपों में से कौन सी शासन प्रणाली ज्यादा स्वीकार है? क्यों? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि कुछ लोग सीधे बैठकर डिसीजंस ले रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल कहां है? जहां की जनसंख्या, मान लो किसी देश की पॉपुलेशन इतनी ही है, मान लो 20 25 30 लोग हैं किसी देश में, तो बैठ के डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं? निर्णय ले सकते हैं आसानी से कि नहीं? अब भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ लोग हैं, ये डेटा किसने कहा 140 करोड़? मोदी जी बोलते रहते हैं भाई और बहनों 140 करोड़, तो 140 करोड़ लोग बैठ के कैसे डिसीजन लेंगे? तो हमने वहां कौन सा तरीका अपनाया? डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन देशों में पॉसिबल है जो देश जियोग्राफिकली और पॉपुलेशन वाइज जो है कम है, छोटे हैं, वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है। लोग एक साथ बैठ के क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जिनकी ज्योग्राफी ज्यादा है और जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो डिसीजन नहीं ले सकते, तो वहां कौन सा तरीका? अप्रत्यक्ष। तो मोस्टली जो ज्यादातर कंट्रीज हैं दुनिया की वो कैसी हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहां क्या होता है? चुनाव होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए इलेक्शंस होते हैं। और शुरू में ही हमने ये बात पढ़ ली है कि इलेक्शंस क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। क्यों जरूरी है इलेक्शंस डेमोक्रेसी के लिए? चुनाव लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है? ठीक है, फिर यही बात से शुरू करना है कि डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल। रूल बाय द पीपल दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मोस्टली कौन सी कंट्रीज है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन का तरीका क्या है? उनके चुनने का तरीका क्या है? इलेक्शंस। इलेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं। तो दुनिया के ज्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसलिए लोकतंत्र को चलाने के लिए क्या चाहिए? चुनाव। राइट, तो हर देश में क्या होते हैं आजकल? चुनाव होते हैं। जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे स्विट्जरलैंड बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, वहां भी रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वहां के लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं। स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या मतलब है? वहां पार्लियामेंट है, वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां के लोगों को कुछ राइट्स मिले हैं, स्पेशल राइट, जैसे बोलते हैं इनिशिएटिव। क्या बोला जाता है वो उसको? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरुआत करना। स्विट्जरलैंड के लोग कानून बनाने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। मतलब मान लो स्विट्जरलैंड के लोगों को लगता है कि एक कानून बनना चाहिए कि मुखर्जी नगर की कोचिंगों में फीस आधी हो जाए, मतलब वहां के किसी कोचिंग सेंटर की फीस आधी करने की बात करें वहां के लोग, तो वो लोग एक ड्राफ्ट बना के पार्लियामेंट में शुरू कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ कानून बनाने का राइट किसको मिला? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, समझे? तो कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं स्विट्जरलैंड में जो उसे क्या बनाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी कंट्री डायरेक्ट 100% डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। मोस्टली कंट्रीज कैसे रन कर रही हैं? अप्रत्यक्ष तरीके से, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। तो एक तरीका है ऐसे चला लो, एक तरीका है ऐसे चलाओ। हमने कौन सा चुना? हमने कौन सा तरीका चुना? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, और एक और तरीका है डेमोक्रेसी चलाने का, लिख लो, पार्लियामेंट्री।
पार्लियामेंट्री फॉर्म, इसको बोलते हैं क्या, संसदीय शासन प्रणाली। और देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या एक दूसरे के, या तो डायरेक्ट होगा या अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म, इसको बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। क्या फीचर है बोलो इसका, संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं, और बोलो फर्स्ट फीचर बोलो, जो पहली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की, मुख्य विशेषता है। हाँ बहुत अच्छे, एग्जीक्यूटिव ड्राइव्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका कहाँ से ली जाती है, विधायिका से ली जाती है। जिन्हें नहीं पता वो यहाँ लिख लो, संसदीय शासन प्रणाली में कि कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है। होता क्या है बाद में समझ लेंगे, लिखते जाओ बस। कार्यपालिका कहाँ से ली जाएगी, विधायिका से। दूसरी शासन प्रणाली कौन सी होती है, लिख लो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं अध्यक्षीय। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या बेसिक फीचर है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। हाँ, कार्यपालिका विधायिका से नहीं ली जाती है, एग्जीक्यूटिव डज नॉट ड्राइव फ्रॉम द लेजिस्लेचर लिख लो जिन्हें नहीं पता। अध्यक्ष शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से नहीं ली जाती है, एग्जीक्यूटिव डज नॉट ड्राइव फ्रॉम द लेजिस्लेचर। अच्छा ये दोनों एक साथ चल सकते हैं, अपोजिट हैं, क्यों, लेजिस्लेचर इसमें ड्राइव फ्रॉम नहीं है, लेजिस्लेचर इंडिया में कौन सा है, ये वाला इंडिया में है, हाँ, और प्रेसिडेंशियल कहाँ है, यूएसए में है, ये यूएसए में है, ठीक है। अध्यक्षीय कहाँ है, और कौन सा तरीका हो सकता है, फेडरल एक तरीका है, फेडरल फॉर्म, इसको बोलते हैं संघीय शासन प्रणाली, संघवाद या संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली क्या है बोलो, फीचर क्या है, बेसिक फीचर, डिवीजन ऑफ पावर्स, हाँ, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हिंदी वाले लिखो संघीय शासन प्रणाली, अगला पॉइंट, और उसमें लिख लो शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का शक्तियों का विभाजन किसके बीच, ठीक है। अगला लिख लो यूनिटरी फॉर्म, इसको बोलते हैं एकात्मक, एकात्मक शासन प्रणाली। इसका क्या फीचर हो जाएगा, सीधी सी बात है, लिख लो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यहाँ डिवीजन ऑफ पावर्स है, वहां सेंट्रलाइजेशन ऑफ, यहाँ सेंट्रलाइजेशन है, शक्तियों का केंद्रीकरण, हिंदी में शक्तियों का केंद्रीकरण। तो देखो यहाँ डिवीजन हो रहा है किसका, पावर का, यहाँ क्या हो रहा है, तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो जा रहे हैं, ठीक है। या तो कोई देश फेडरल होगा या कोई देश यूनिटरी होगा, या तो कोई देश पार्लियामेंट्री होगा या फिर क्या, अब बताओ क्या पार्लियामेंट्री के साथ फेडरल हो सकते हो, क्या पार्लियामेंट्री के साथ यूनिटरी हो सकते हो, क्यों, नहीं तो पार्लियामेंट्री के साथ यूनिटरी होने में क्या प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट्री के साथ ही, देखो समझो इन चीजों को समझो कि या अब मान लो कि कोई देश पार्लियामेंट्री है, तो क्या पार्लियामेंट्री के साथ फेडरल हो सकता है, क्या कोई देश पार्लियामेंट्री के साथ यूनिटरी हो सकता है। देखो भारत पार्लियामेंट्री है, भारत फेडरल है, ब्रिटेन पार्लियामेंट्री है, ब्रिटेन यूनिटरी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। या तो वो पार्लियामेंट्री होगा या फिर क्या होगा, प्रेसिडेंशियल होगा, समझे बात। अभी मैं इस बात को समझा दूंगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं, हाँ। नहीं पार्लियामेंट्री में डिवीजन का कोई, पार्लियामेंट्री का मतलब है एग्जीक्यूटिव ड्राइव्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर, समझे। अभी ये बात बता दूंगा, परेशान मत हो जाओ, ठीक है। अभी ये समझ गए दोनों क्या है। अगला तरीका क्या हो सकता है बोलो, सोशलिस्ट हो सकता है, लिख लो समाजवादी शासन प्रणाली, समाजवादी शासन प्रणाली। और क्या हो सकता है, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है, पूंजीवादी। बोलो समाजवाद का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म का,
सोशलिस्ट किस कंट्री को बोलते हो? हाँ, ओनरशिप। ओनरशिप होता है किसका? ओनरशिप ऑफ द स्टेट ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। समाजवाद में लिख लो उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। ये इसकी डेफिनेशन है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। और कैपिटलिज्म का मतलब क्या होगा? पूंजीवाद का। व्यक्ति का नियंत्रण लिख लो, ओनरशिप ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों का नियंत्रण, यह है पूंजीवाद। क्या ये भी अपोजिट है एक दूसरे के? क्यों? बिल्कुल, एक में गवर्नमेंट का ओनरशिप और एक में स्टेट का, ये अपोजिट है एक दूसरे। और क्या हो सकता है? सेकुलर हो सकता है और रिपब्लिक हो सकता है। सेकुलर हो सकता है और क्या हो सकता है? रिपब्लिक हो सकता है। सेकुलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष। पूंजीवाद में हिंदी वाले लिख लेंगे उत्पादन के साधनों पर निजी लोगों का नियंत्रण, यह है गण राज्य। सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है? सेकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। लिख लो, पंथ और राजनीति के बीच पृथक्करण। पंथ और राजनीति के बीच पृथक्करण। और रिपब्लिक का मतलब क्या है? सेकुलर, इसका क्या है? पंथ और राजनीति के बीच पृथक्करण। लिख लो हिंदी में, पंथ और राजनीति के बीच पृथक्करण। कौन सा नाश्ता है ये? कौन सा नाश्ता इतनी देर तक होता है? बैठो, पहले आराम से बात करें, बैठो बैठो, परेशान नहीं होना है। सबसे पहले क्या? घबराना नहीं है। कल ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, क्या ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया को कम से कम रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इतना बुरा कैसे खेल सकती है? हाँ? कोई बात नहीं, होता है ऐसे कभी कभी। मेन सेंस में भी ऐसे होता है, जो सबसे बढ़िया स्टूडेंट होता है वो बाहर होता है लिस्ट से, ठीक है। लोगों ने मेरा मेरा घोषित कर दिया था कि इस बार सिलेक्शन है, मेरे आसपास वालों ने, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। लोगों ने कहा भरोसा करना ही नहीं इस आदमी पे कभी, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? पंथ और राजनीति के बीच पृथक्करण। रिपब्लिक, गणराज्य का क्या मतलब है? और देखो, एक जब सुनो, जब टेस्ट सीरीज लिख रहे थे तो एक लड़का नीचे से आता था, जैसे यहाँ कोचिंग में जाते हो ना तो मेरिट बनती है बाकायदा। किसकी मेरिट? जो मेंस लिख रहे हैं उनकी मेरिट। वो लड़का, कुछ ऐसे लोग थे जो टॉप 10 में रहते थे अच्छी जगह की टेस्ट सीरीज में, ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी जो टेस्ट सीरीज है विजन IAS ऐसी जगह की टेस्ट सीरीज में टॉप 10 में रहते थे कुछ लोग हमेशा, किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर हो मेंस का। और वो कौन सी लिस्ट है? वो लिस्ट बच्चों की थी जो मेंस लिख रहे हैं। और उसमें कुछ वैसे भी होते हैं, सभी आते हैं ना जो सिलेक्टेड है, वो सब मेंस वाले, आप लोग वाले नहीं, जो PT क्वालिफाई वाले लोग हैं वो बच्चे। और उसमें एक नीचे से रहता था बेचारा, वो बड़ा हमेशा परेशान रहता था। और हम जैसे कुछ 2-4 लोग थे वो हमेशा टॉप 10 में ऊपर नीचे झूलते रहते थे, 8 9 10, 1 2 3 ऐसे। मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। उस आदमी का जो नीचे रहता था वो मेंस क्वालिफाई कर गया और फाइनल सिलेक्शन हो गया उसका। सोचो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम टॉप 10 में रहते थे। हम स्टार थे और वो क्या था बेचारा, दबा कुचला गरीब आदमी, चुपचाप शांत एकदम से, बिल्कुल चुप, फोकस्ड कहाँ? उसको सुधारने पे ध्यान देना था। और हमें किस पे देना था? माहौल बनाने पे। आदमी कॉपी मांग रहा है कि दिखाओ लिखते क्या हो, ठीक है। आसपास वाले जो साथ में टेस्ट सीरीज लिखने आ रहे हैं, तो ये दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए चुपचाप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, समझे। कोई अगर बहुत तारीफ कर रहा है बच्चों वैसे आदमी से, हाँ, सब झूठ है। सेकुलर का मतलब, रिपब्लिक का मतलब लिख लो क्या है, बोलो इंग्लिश वाले, बोलो रिपब्लिक का मतलब क्या है? हाँ, लिख लो राष्ट्र प्रमुख। गणराज्य का मतलब लिख लो हिंदी में, राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हेड ऑफ नेशन should be elected directly or indirectly by the people.
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब देखो आप लोगों को ये प्रॉब्लम है कि कैसे कौन सा फॉर्म किसके साथ आ सकता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी हुई है। समझो, देखो इनको थोड़ा सा समझ लो, बहुत शुरू में हमने बात करी थी, अब शायद ज्यादा समझ आएगा आपको। जब शुरू में मैंने आते ही पढ़ाया था तो उतना नहीं समझ आया होगा, अब चीजें समझ आ जाएंगी। देखो अच्छा बोलना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है, दुनिया के किस देश में है, स्विट्जरलैंड में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है, ज्यादातर देशों में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ज्यादातर देशों में है। ज्यादातर देशों में क्यों है, पॉपुलेशन है। एक पार्लियामेंट्री तरीका है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ है, ब्रिटेन में है और इंडिया में। लिख लो ये वाली बात, वही ब्रिटेन में है और इंडिया में है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन और इंडिया, ब्रिटेन और भारत में है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, यूएसए में। ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूएसए, इंडिया एंड कनाडा। लिख लो, ठीक है। संघीय शासन प्रणाली कहां है, ये अमेरिका में है, भारत में और कनाडा में। लिख लिया, लिख लिया। चलो अब लिखो यूनिटरी, एकात्मक शासन प्रणाली, ये कहां है, ब्रिटेन में है और श्रीलंका। लिख लो, ब्रिटेन और श्रीलंका। सोशलिस्ट समाजवादी प्रणाली कहां है, चीन। लिख लो, चाइना में, चीन। हाँ रूस भी लिख सकते हो, हाँ समाजवादी है चीन में और रूस में। और पूंजीवादी कहां है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है। लिख लो, अमेरिका में है और ब्रिटेन में है। और भारत में क्या है, ना तो सोशलिस्ट है और ना कैपिटलिस्ट है। हम लोग क्या हैं, हम लोग मिश्रित हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत की। ठीक है। इसका क्या मतलब है, कुछ सोशलिस्ट एलिमेंट है हमारी इकोनॉमी में और कुछ कैपिटलिस्ट एलिमेंट है हमारी इकोनॉमी में, राइट। जैसे मैं आपसे कहूं, ऐसे आप लोगों ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है एडवांस मुझसे, मैं आपसे कहूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के वो वाले फीचर्स बताओ जो इंडियन इकोनॉमी को या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को मिक्स्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम बनाते हैं। भारतीय संविधान के वो प्रावधान बताओ जो भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित राजनीतिक व्यवस्था बनाते हैं। डीपीएसपी क्या बनाते हैं, पहले तो ये बताएंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है, तो क्या कहोगे, सोशलिस्ट एलिमेंट भी हैं और कैपिटलिस्ट हैं। तो सोशलिस्ट एलिमेंट कहां से पता चल रहे हैं, और कैपिटलिस्ट एलिमेंट, कैपिटलिस्ट एलिमेंट कहां से, डीपीएसपी से पता तो चल रहा है सोशलिस्ट एलिमेंट, ठीक है, लेकिन कैपिटलिस्ट एलिमेंट कहां से पता चल रहा है। एक बात तो सही बताई, दूसरी बात में कंफ्यूज कर रहे हो। अगर ये बता देते तो मैं आज खुश हो जाता मगर वो अभी भी चांस है। हाँ सवाल ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस हैं जो ये बताते हैं कि हम सोशलिस्ट भी हैं और कैपिटलिस्ट भी हैं। सोशलिस्ट तो आपने बताया कि डीपीएसपी बता रहे हैं, अब इसमें मत जाना कि कुछ डीपीएसपी सोशलिस्ट हैं, सभी डीपीएसपी लगभग सोशलिस्ट हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि वो सोशल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। तो कैपिटलिस्ट कौन बताता है, हाँ राइट, बहुत अच्छे, कौन बताता है, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कौन सी डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, समझे। इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी है हम, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डीपीएसपी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं बात करते हैं आजादी की, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, फ्रीडम की, और डीपीएसपी बात किसकी करते हैं, वेलफेयर ऑफ द बिगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समझे बात, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी है हम, हमारे यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी है। क्लियर, क्या नहीं, फंडामेंटल सोशलिस्ट नहीं, कैपिटलिस्ट को, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है, देखो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बात करती है प्राइवेट प्रॉपर्टी की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बात करती है इंडिपेंडेंस, लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। तो क्या फंडामेंटल राइट जो है वो बात नहीं करते हैं लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल की, बिल्कुल बात करते हैं। किसमें, फंडामेंटल राइट में। हाँ तो इकोनॉमी की तो बात हो रही है। अगर जैसे कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 का 1 का ए बी सी डी ई और एफ, ये एफ क्या कहता है, हर आदमी अपने हिसाब से काम करे, तो ये तो इकोनॉमी हुई। जो आदमी जो करना चाहता है, उतना पैसा कमाए, उतना काम करे, समझे बात, तो इकोनॉमी की बात हो रही है। क्लियर, कहीं भी जाके कुछ भी काम कर सकता है कहीं भी, यही मतलब है इसका, ये हमें कैपिटलिस्ट बना रहे हैं। क्लियर,
अब सेकुलर, अब देखो ये लिख लिया किस देश, सेकुलर कहां है, इंडिया में है, और लिखते जाओ यहां, सेकुलर इंडिया भी है, यूएसए भी है, ब्रिटेन भी है, सेकुलर लिख लो। हाँ नेपाल भी सेकुलर है। क्या संबंध है नेपाल से ऐसा आपका, नेपाल से, नेपाल से हैं आप, अच्छा ना, एजुकेशन हुआ है तब तो लगाओ कुछ रहा ही होगा, कोई बात नहीं, लिख लो सेकुलर में, लिख लो इंडिया है, यूएसए है, ब्रिटेन है। और देखो सेकुलर का अपोजिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, थियोक्रेसी बोलते हैं इसको, धर्मतंत्र। धर्मतंत्र का मतलब होता है ऐसी शासन प्रणाली जहां रूल किससे चलता है, रिलीजन से। कहां है, ईरान, पाकिस्तान, लिख लो। हाँ हाँ, वेटिकन सिटी बोल सकते हो, लिख लो। थियोक्रेसी, THEO, थियोक्रेसी, धर्मतंत्र। अच्छा बोलो, अब ये रिपब्लिक है, रिपब्लिक कहां कहां है, इंडिया में और, हाँ इंडिया और अमेरिका, लिख लो, इंडिया और यूएसए। देखो पढ़ना था फेडरल, हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब देखो अभी जो कंफ्यूजन था थोड़ा सा उसे दूर करो, बाकी समझ आ रहा है ना, जो पहली पहली बार आ रहे हैं, समझ आ रही है बात, अच्छी बात है। कम आ रहा है, कोई बात नहीं, ये कम ही आने वाली बात है, इन्हें भी पहली बार में कम आई थी पर अब आ रही है ना। हाँ अरे जो पढ़ रहे हो अब समझ आ रही है ना बात, तो ऐसे आपको भी आ जाएगी, टेंशन मत लेना। देखो क्योंकि देखो मैंने बोला है पहले भी कि ये क्या है, ये बेस तो है, लेकिन सबसे टफ और सबसे मुश्किल पार्ट है पॉलिटी का, ये समझ आ गया। देखो लिखाने वाली बात अलग होती है, लिखाना बड़ा आसान होता है, जाते लिखाते जाते, ये ऐसी चीजें हैं अगर इनको समझ लिया तो पूरी पॉलिटी जो है वो आप, क्योंकि सवाल कहां से आ रहा है इस बार मेंस में, देखो पार्लियामेंट्री से सवाल आ रहा है, सवाल यहीं से आने हैं। अब समझो जो आप लोगों को प्रॉब्लम थी कि आप कह रहे हो कि मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लें, किसका, ब्रिटेन का ले लें, किसका ले लेते हैं, ब्रिटेन का। ब्रिटेन क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, तो पार्लियामेंट्री के साथ ब्रिटेन यूनिटरी है कि नहीं, पार्लियामेंट्री है, यूनिटरी है, क्या कैपिटलिस्ट भी है और सेकुलर भी है, क्या रिपब्लिक है, रिपब्लिक नहीं है। अब देखो इंडिया को ले लो, इंडिया पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री के साथ यूनिटरी है, फेडरल है। देखो ये दो छोड़ दो, इनमें से एक ही होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, इनमें से एक ही होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। जो अपोजिट हैं वो एक साथ नहीं होंगे, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यूएसए क्या है, यूएसए क्या है, अमेरिका कैसी शासन प्रणाली, अध्यक्षीय, तो क्या अमेरिका में संसदीय हो सकता है, नहीं। अगर किसी देश ने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया है तो वो क्या नहीं अपना सकता, प्रेसिडेंशियल अपनाया है तो क्या नहीं अपना सकता, अध्यक्षीय अपनाया है तो क्या नहीं अपना सकता, संसदीय, बाकी वो कुछ भी अपना सकता है। अगर किसी देश ने यूनिटरी, संघीय अपनाया है तो वो क्या नहीं अपना सकता, क्लियर बात, और बाकी वो कुछ भी कर सकता है, समझे बात, यही है, क्लियर बात। जैसे हमने क्या अपनाया, पार्लियामेंट्री, तो हम क्या नहीं अपना सकते, पार्लियामेंट्री के साथ हम कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमने पार्लियामेंट्री के साथ क्या लिया, यूनिटरी लिया, पार्लियामेंट्री के साथ फेडरल लिया, और इसका मिक्स्ड लिया, और सेकुलर लिया, और रिपब्लिक लिया। ब्रिटेन ने पार्लियामेंट्री लिया, लेकिन ब्रिटेन ने पार्लियामेंट्री के साथ फेडरल नहीं लिया, यूनिटरी लिया। अब है कि ब्रिटेन ने पार्लियामेंट्री के साथ यूनिटरी क्यों लिया, क्योंकि ब्रिटेन में डाइवर्सिटी कम है, नहीं है, रिलीजन भी सेम है, लैंग्वेज भी सेम है, कलर भी सेम है, सब एक जैसे दिखते हैं वो। हमने पार्लियामेंट्री तो लिया, लेकिन पार्लियामेंट्री के साथ क्या लिया, क्यों, डाइवर्सिटी ज्यादा है, ये है। एक लोगे तो उसके साथ अपोजिट वाला नहीं ले सकते, बाकी चीजों को हम एक्सेप्ट। जैसे अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल लिया, अध्यक्ष लिया, तो अध्यक्ष के साथ क्या लिया, फेडरल या यूनिटरी, क्यों, अमेरिकन में, अमेरिकन सोसाइटी डाइवर्स सोसाइटी है, राइट ना, इसलिए उन्होंने क्या लिया। तो ये देखना पड़ता है कि हम कौन सा फॉर्म अपना रहे हैं और कौन सा नहीं, और उसके साथ साथ हमें अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। समझ गए बात को, तो किसी भी चीज के साथ कुछ भी ले सकते हो, इतनी बात समझ आई। लेकिन कौन सी दो चीज एक साथ नहीं लोगे, जो अपोजिट है, और अपोजिट क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक साथ नहीं आ सकते, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एक साथ, फेडरल यूनिटरी एक साथ, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एक साथ, बस इनमें से कोई एक लोगे, बाकी कुछ भी आप अपना सकते हो अपने हिसाब से। तो हमने क्या क्या अपनाया, इनडायरेक्ट, समझो भारत ने क्या क्या एक्सेप्ट किया, इनडायरेक्ट, पार्लियामेंट्री, फेडरल,
मिक्स्ड एंड रिपब्लिक। अब देखो ब्रिटेन ने, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? पार्लियामेंट्री है, यूनिटरी है, कैपिटलिस्ट है, सेकुलर है, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। वहां क्या है? मोनार्की है। ये चीजें याद होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। सेकुलर, देखो सेकुलर का अपोजिट है थियोक्रेसी, समझ लो। सेकुलर का अपोजिट फॉर्म गवर्नमेंट कौन सा है? रिपब्लिक का अपोजिट कौन सा है? मोनार्की, राजतंत्र। लिख लो, यही लिख लो, ये क्लियर हो जाएगा। राजतंत्र है, या तो रिपब्लिक होगा या क्या होगा? मोनार्की होगा। नहीं, रिपब्लिक मोनार्की, डेमोक्रेटिक मोनार्की। ठीक है, रिपब्लिक मोनार्की नहीं करेंगे वो। ब्रिटेन वाले इतने तो ना समझ नहीं है, ये कह रही है ब्रिटेन वाले रिपब्लिक मोनार्की लिखते हैं, लिख सकते हैं। रिपब्लिक और मोनार्की क्या है? अपोजिट है टू ईच, वो लिख ही नहीं सकते, वो वाली बात है, समझे? डेमोक्रेसी इतने तरीके से चलती है। हो गया, इतनी बात क्लियर है। जिन्हें कम है वो घबराना मत। अब आओ, देखो ये सब यहाँ पढ़ाने की जरूरत है नहीं, बट मैं बता रहा हूं, बस समझते जाओ। ये है यूएसए पॉलिटिकल सिस्टम, ये क्या है? ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, और ये क्या है? इंडियन। तीन ही सिस्टम बहुत जरूरी हैं। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था बना लो नीचे, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, ब्रिटिश और भारतीय। हाँ, ऐसे बना लो, विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम, विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। थोड़ा दूर दूर बना लो, बाद में लिखने में सही लगेगा। थोड़ा सा एक पेज पे बना लो पूरा। बाकी जो फेडरलिज्म है वो तो लिखेंगे ही, जो बनाया था हमने। ये तो आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर रहा हूं मैं, क्या? विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। आप लोगों का जो ज्ञान है सीमित, उसको क्या करना है? अमेरिका क्या है? लोकतंत्र है। कैसा? बहुत बढ़िया। कैसा है? इनडायरेक्ट, लिख लो, अप्रत्यक्ष है। ब्रिटेन क्या है? हाँ, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। कैसा है? अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। इंडिया क्या है? लोकतंत्र है। कैसा है? मतलब कि ये सब एक जैसे हैं इस मामले में, पहली बात। अप्रत्यक्ष। दूसरी बात, अमेरिका क्या है? बहुत बड़ी क्या है? अध्यक्षीय शासन है। ब्रिटेन क्या है? मतलब संसदीय। और भारत क्या है? तीसरी बात, क्या है अमेरिका? फेडरल मतलब संघीय है। हिंदी वाले इंग्लिश में भी लिखते जाओ, इंग्लिश वाले मत लिखना। नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है, बेकार में मेमोरी मत बर्बाद करो अपनी। ठीक है, फेडरल है, संघीय। ब्रिटेन क्या है? एकात्मक। और भारत क्या है?
अब बोलो क्या है अमेरिका? असली कैपिटलिस्ट है ये देश, असली वाला, ठीक है। अभी जो फिलिस्तीन और इजराइल में लड़ाई चल रही है, वहां से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? इसको होगा, ये सबसे ज्यादा हथियार बेचेगा अभी। हाँ, हाँ बेच दिया ना। अभी कहेगा सऊदी अरब से कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या, क्योंकि सऊदी अरब भी डरा हुआ है कहीं इजराइल इस तरफ कोई रॉकेट ना भेज दे, तो कहेगा हमारे पास सबसे अच्छी एयर डिफेंस मिसाइल है, ले लो। इसे चाहिए क्या कि कुछ होता रहे, इसको ऐसे नहीं, ऐसे आसान दुनिया चलना नहीं पसंद है इसको, क्योंकि हीरो कौन है बताया था ना। हाँ, ये पसंद नहीं करता दुनिया आसानी। हमास के पास इतनी 5,000 मिसाइलें कहाँ से आ गई? हमास इतना गरीब टेररिस्ट संगठन है कि बेचारे भूखों मरते हैं वो, उनके पास इतनी मिसाइलें कहाँ से? आधे घंटे में 5,000 मिसाइल्स उन्होंने इजराइल पे तहस नहस कर दिया, ठीक है। लेकिन इस दिवाली, हाँ वहां दिवाली अभी से आ गई है। अब बोलो ब्रिटेन क्या है, लिख लो, पूंजीवाद। भारत क्या है? लेकिन मिक्स के साथ हम क्या पे ज्यादा फोकस करते हैं? हाँ, समाजवाद पर विशेष ध्यान है हमारा, क्योंकि प्रियम्बल क्या कह रही है? प्रियम्बल हमें सोशलिस्ट कह रही है। अब बोलो अमेरिका क्या है? चलो अब क्या है? गणराज्य है, मोनार्की राजतंत्र है, और ये भी क्या है? चलो हम्म, क्या समझ आया इस स्ट्रक्चर से, ये बनाया जो हमने, इससे क्या बात समझ आई? कौन सा देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? इसके अलावा एक चीज और समझ सकते हैं कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दूसरा उसके अपोजिट वाला नहीं कर सकते। जैसे ब्रिटेन पार्लियामेंट्री है, इंडिया भी क्या है? ब्रिटेन पार्लियामेंट्री के साथ यूनिटरी है, भारत क्या है? ब्रिटेन पार्लियामेंट्री के साथ कैपिटलिस्ट है, भारत क्या है? ब्रिटेन पार्लियामेंट्री के साथ सेकुलर है, भारत भी। ब्रिटेन पार्लियामेंट्री के साथ मोनार्की है, लेकिन हम, समझे? अब देखो अमेरिका फेडरल है, हम भी क्या है? क्या अमेरिका और इंडिया फेडरल है, क्या यूनिटरी एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो क्या है, अपोजिट है। हाँ फेडरल के साथ इन्होंने प्रेसिडेंशियल रखा, हमने पार्लियामेंट्री रखा। इन्होंने फेडरल के साथ क्या कैपिटलिस्ट रखा, हमने। इन्होंने फेडरल के साथ रिपब्लिक रखा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा देश कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जो अपोजिट है वो एक साथ नहीं होंगे, ये बात दिमाग में रखो। अपोजिट क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपोजिट है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल, फेडरल यूनिटरी कैपिटलिस्ट एंड, ये अपोजिट है, ये एक साथ नहीं किसी कंट्री में होंगे। बाकी चीजें ऊपर नीचे हो सकती। ये हमारे संविधान निर्माताओं की कलाकारी थी, वो आर्टिस्ट भी थे कि उन्होंने दोनों फीचर्स को एक साथ रखा। ठीक है, हाँ उन्होंने रखा, अच्छी बात थी, हमारी कोई दिक्कत नहीं, रख ठीक है। अच्छा देखो, ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों की बीच के रास्ते को नहीं निकाल सकते। जैसे फ्रांस है, फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री के बीच का तरीका, बीच वाला तो बात हम कर ही सकते हैं ना, कुछ दोनों के कुछ एलिमेंट्स लेके एक सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते, समझे? या तो आप कैपिटलिस्ट होंगे या फिर सोशलिस्ट होंगे, और अगर कुछ नहीं है तो आप मिक्स्ड इकोनॉमी कहला रहे हैं। क्लियर है इतनी बात कि ये एक साथ चीजें नहीं आने वाली है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? इनडायरेक्ट है,
पार्लियामेंट्री है, फेडरल है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, सेकुलर है एंड रिपब्लिक। ये बातें समझ आ रही है कुछ कुछ की नहीं? ठीक है। अभी अगर आपसे कहा जाए कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी बताओ, तो बता पाओगे? क्या सिमिलरिटीज हैं? फेडरल है दोनों और सेकुलर है, और डिफरेंस क्या है? क्लियर? अगर किसमें, किस चीज में, कैसे? अब वो फिर अगर उतनी बात पता है तो बहुत अच्छी बात है। रिपब्लिक में भी डिफरेंस है, राइट ना? रिपब्लिक में डिफरेंस है क्योंकि हमारे यहाँ का जो रिपब्लिक हेड ऑफ नेशन इनडायरेक्टली है, और वो लगभग जो है वो अभी वो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी, समानता और असमानता बता पाओगे? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में समानता असमानता बता पाएंगे कि नहीं? बताओ क्या समानता है? पार्लियामेंट्री है और सेकुलर है, और बाकी डिफरेंस क्लियरली दिख रहे हैं, फेडरल है, यूनिटरी। तो ये चार्ट से बहुत कुछ पता चल रहा है, इससे बहुत कुछ क्वेश्चंस जो है वो जनरेट हो सकते हैं, और ये पीटी में भी पूछ सकता है, समझे? इसको याद रखना, इस चार्ट का एनालिसिस जो है बार बार करते रहना। ये क्या है? रामबाण है ये, वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम, इसको कितना भी लंबा कर सकते हो। वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम का कंपैरेटिव एनालिसिस है ये किताबों तो लिखा रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखा तो है, लेकिन एक पेज पर, मैंने कहा कि एक पेज वाला काम करना सीखो, उससे चीजें आसानी से याद हो जाती हैं और चीजों को आप आसानी से मेमोराइज कर सकते हो। अगर अभी लिखने के लिए आ गया कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ब्रिटिश अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, तो कंपैरेटिव स्टडी करके बताओ, ऐसे बना दोगे तो इसका मतलब है कि आप क्या हैं एग्जामिनर की नजर में? हीरो हैं आप, समझे? क्योंकि आपने उसको बता दिया कि हम, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, ये इस तरह का कोई चार्ट एनसीईआरटी में नहीं है, ये है सालों साल की मेहनत। कितने की? हाँ, तो ये है। अब बात समझ आ रही है? और जिन्हें नहीं आ रही है वो समझे भी मत, ठीक है? बाद में समझा दिया जाएगा। जिन्हें समझ आ रही है, क्लियर है? अब बोलो, एक लास्ट सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं, फिर इसको खत्म करते चैप्टर को। क्या पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, संसदीय और अध्यक्षीय एक साथ हो सकता है? नहीं ना? क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक साथ? क्या फेडरल यूनिटरी एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता ना? कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एक साथ? बाकी चीजें हो सकती है। इतनी बात क्लियर है? तो यही समझना। चलो अब वापस, अच्छा अब हमें पढ़ना क्या है इसमें से? चैप्टर क्या है हमारा? हमें पढ़ना है ये, ठीक है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है। तो जब हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इनडायरेक्टली किसे पढ़ेंगे? यूएसए पढ़ेंगे, और किसे पढ़ेंगे? इंडिया पढ़ेंगे, और किसे पढ़ेंगे? उसके अपोजिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी तो पढ़ोगे। वो अपोजिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? तो ब्रिटेन को भी थोड़ा सा समझेंगे, समझे? क्योंकि हमें संघीय व्यवस्था पढ़ना है, संघवाद पढ़ना है। तो संघवाद कहां कहां है? अमेरिका में है, इंडिया में है, और कनाडा में है। तो हमारा जो फेडरलिज्म है वो थोड़ा सा अमेरिका से डिफरेंट है। पहले तो ये समझो कि फेडरलिज्म है क्या, फिर डिफरेंस बाद में करें। तो हमें ये वाला पढ़ना है, ये वाली चीजें बाद में भी आएंगी चैप्टर में, तो चलेंगे। हमें पढ़ना है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब कहो कि, मैंने पूछा कि व्हाट इज द फेडरलिज्म, तो क्या कहोगे? संघवाद क्या है? तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिससे क्या है, डेमोक्रेसी को रन, संघीय शासन प्रणाली, शासन चलाने का एक तरीका है। और कैसा तरीका है? डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक तरीका है। ये जितने भी तरीके लिखे हैं, ये डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक? ये सभी तरीके डेमोक्रेसी चलाने के लिए जरूरी है। अगर कोई देश अपने आप को डेमोक्रेसी कह रहा है तो उसे इनमें से कुछ ना कुछ अपनाना पड़ेगा। इन तरीकों के आधार पर हम कहते हैं, जैसे चाइना डेमोक्रेसी, क्योंकि वहां कोई तरीका स्पेशली इनमें से नहीं है। तो ये तरीके हैं डेमोक्रेसी के, और हमने क्या क्या अपना लिया? देखो वो वाला इंडिया ने वो किया है। और बोलो जब, अच्छा ये तरीके अपनाता कौन है? ये किसका काम है कि कौन सा देश कैसे चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, संविधान निर्माताओं का काम है। जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया? देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, एक संविधान सभा बैठी है, हमने संविधान सभा पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में, सेकंड चैप्टर में। उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया? उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक संविधान बनाया, और संविधान में सबसे पहले इसी बात पर डिस्कशन हुआ कि इंडिया को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना है या नॉन डेमोक्रेटिक। तो हम लोगों ने कहा कि क्या बनाना है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना है। पहली बात, हमें भारत को क्या बनाना है? हमारे संविधान सभा के मेंबर्स ने कहा भारत को एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बनाना है। अगला सवाल था कि लोकतंत्र में कैसा लोकतंत्र, डायरेक्ट और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो हमने क्या कहा?
क्यों? क्लियर बात? भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा भारत को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, क्यों? कारणों सहित व्याख्या कीजिए, प्रश्न हो जाता है। एक सवाल हो गया ना, ठीक है? तो लिख पाओगे कि नहीं इस बात को? हाँ, क्लियर ना? आराम से लिख पाओगे? ठीक है। अब है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्यों? बात खत्म। अब उनके सामने था कि और कौन सा तरीका अपनाना है, तो उनके सामने एक क्वेश्चन फिर आया, पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल, संसदीय या अध्यक्ष, क्योंकि इनमें से कोई एक ही अपनाया जा सकता है, क्योंकि क्या है, दोनों अपोजिट है टू ईच अदर। अभी उन्होंने क्या अपनाया? क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे यहां रूल किया था, हिस्टोरिकल हमारा एक्सपीरियंस किसके साथ था? इस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ था, ब्रिटेन में पहले से ये था। तो हमने क्या अपना लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना लिया, संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया। क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे यहाँ जब उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा था, तो हमारे जिस पॉलिटिकल सिस्टम का उन्होंने डेवलपमेंट किया वो कौन सा सिस्टम था? संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली अपनाने का क्या कारण रहा? ब्रिटेन का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हमारा रहा उसे। अब सवाल था कि हमें और क्या तरीका अपनाना है, यूनिटरी या फेडरल? संघीय अपनाना है, एकात्मक। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कहा? क्यों? क्योंकि यूनिटरी जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है यूनिटरी, वो डाइवर्सिटी का एकोमोडेशन नहीं कर सकता। एकात्मक शासन प्रणाली विविधता का सामंजस्य नहीं कर सकती है। विविधता का सामंजस्य करने के लिए कैसी शासन प्रणाली चाहिए? संघीय शासन प्रणाली। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या अपनाया? अब सवाल ये आया कि हमें सोशलिस्ट बनना है या कैपिटलिस्ट बनना है। तो हमने क्या चुना? मिक्स्ड के साथ साथ फोकस कहां किया? क्यों? आखिर वेलफेयर की जरूरत क्यों थी? क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो 80% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, लिटरेसी नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज किसके पास चले जाएंगे? तो ये जो प्राइवेट के लोग, प्राइवेट के पास, तो ये जो ये खाई है गरीब अमीर की और ज्यादा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि डेवलपमेंट का फंक्शन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। इसे बोलते हैं प्लान्ड डेवलपमेंट। नियोजित विकास किया गया, और विकास का काम किसके पास था? सरकार ने स्कूल बनवाए, सरकार ने कॉलेज बनवाए, सड़कें बनवाई, और गरीबों को बहुत सारे स्कीम से। और हमने क्या किया कि 1947 में हमारी जो बीपी, हम लोग बिलो पॉवर्टी लाए थे, बीपीएल पॉपुलेशन थी वो 80% थी, और अभी कितने बचे हैं? मतलब उल्टा कर दिया हमने। पहले 20% लोग गरीब नहीं थे, और अब 80% लोग गरीब नहीं है, केवल 20% बचे हैं इन पिछले 70 सालों। बीजेपी बोलते 70 सालों में क्या किया है? तो ये किया क्या कि 80% लोगों को गरीबी रेखा से हम कहां लेके आए? 60% लोगों को कहां लेके आए हैं? ऊपर लेके आए। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल चीजें अलग हैं, डेटा कुछ और बता रहा है। लिटरेसी रेट क्या है आज? अप्रोक्सीमेटली 80% आ गई है। पहले रेट 14%, 16% लोग पढ़े लिखे थे, हम कहां लेके आ गए उन्हें? 18%। तो ये अब सवाल आया, अब सवाल था कि सेकुलर बनना है या थियोक्रेसी बनना है, तो क्या बने? रिपब्लिक बनना है या मोनार्की बनना है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स काम करते हैं। बात समझ आई? और हमने ये वाला, और देखो अगर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, किसी भी राजनीतिक प्रणाली को इनमें से अपनाया है, तो उसके पीछे एक लॉजिक है कि उसको क्यों अपनाया। ये वाली बात समझ आ गई, इसको क्यों अपनाया? ये वाली, ये वाली और ये वाली। अच्छा, सेकुलर क्यों अपनाया? एक करके बोलो, एक कोई आदमी बोलो कि हमने सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता को क्यों अपनाया। ठीक है, इनका कहना है कि भारत में बहुत धर्मों की विविधता है। और बताओ, अब इंग्लिश मीडियम में से बोलो एक कोई। और बोलो। अच्छा, एक बात ध्यान रखो कि जितनी भी हमने लिखे हैं सब में एक चीज कॉमन है। वो क्या है? हाँ देखो, ये कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अपनाना पड़ रहा है इन्हें? इन्हें क्या अपनाना पड़ रहा है, और इन्हें भी क्या अपनाना पड़ रहा है? मतलब सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता लोकतंत्र का बेसिक है। अगर कोई आदमी सेकुलर नहीं है तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है। इनमें चल सकता है कि अगर पार्लियामेंट्री नहीं है तो प्रेसिडेंशियल होगा तो डेमोक्रेटिक होगा, यूनिटरी नहीं है या फेडरल है, कोई ये कर लेगा तो भी डेमोक्रेटिक होगा। लेकिन डेमोक्रेटिक होने के लिए क्या कंपलसरी होना जरूरी है? क्योंकि सेकुलर एक फीचर है डेमोक्रेटिक। इसलिए हमने कहा कि पहली बात तो ये है कि हम डेमोक्रेसी अपना रहे हैं तो हमें क्या अपनाना पड़ेगा? सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। और इसलिए भी कि सोचो कि अगर भारत में कोई एक रिलीजन होता जो स्टेट रिलीजन होता, भारत सरकार का होता, तो फिर और लोगों का क्या होता?
मान लो हिंदू को हम क्या बना देते, भारत सरकार का धर्म। भारत सरकार किस धर्म से चलती है? तो भारत में माइनॉरिटी का वही हाल होता जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी का हुआ, राइट? ईरान में जो माइनॉरिटी का हुआ, इराक में जो माइनॉरिटी का हुआ, वही हाल होता। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कहा? डेमोक्रेसी का मतलब माइनॉरिटी राइट्स का प्रोटेक्शन। अभी रिपब्लिक क्यों अपनाया हमने? क्योंकि हमें क्या नहीं अपनाना था, इसलिए हमने रिपब्लिक। हर कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक है। इसलिए ऐसे नहीं कि मन में आया तो लिख दिया और हो गया, चलो ठीक है देश ऐसे चलेगा, नहीं। प्रॉपर डिस्कशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, प्रॉपर बातचीत हो रही है। अंबेडकर लेके जा रहे हैं कि हम ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना रहे हैं। अंबेडकर मान लो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाना है, तो उस पर डिबेट डिस्कशन हो रहा है कि प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं। अंबेडकर ने जब इंट्रोड्यूस किया कि हमें क्या बनाना है, फेडरल, तो इस पर डिस्कशन हो रहा है कि यूनिटरी क्यों नहीं, उस पर बातचीत हो रही है। ये सब चीजें कहाँ लिखी हैं? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट है, संविधान सभा की जो बातचीत हुई है, वो डॉक्यूमेंटेशन है अभी भी, उसमें सब बातें लिखी हैं। कि कई लोगों ने तो ये कहा कि प्रेसिडेंशियल होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि जब बाद में पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस बात पे एग्री कर गई है क्या होना चाहिए। समझिए बात है, हर गवर्नमेंट एक फॉर्म गवर्नमेंट अपनाने के लिए एक लॉजिक है। ऐसे ही इन लोगों के अपने लॉजिक रहे होंगे, इनके अपने लॉजिक रहे। हमें किस पे बात करनी है? हमें भारत पे बात करनी है। अब हमें बात करनी है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर बात? तो पहला पॉइंट जो था, व्हाट इज फेडरलिज्म, वहीं से फिर शुरू करो अब कहानी। समझे? एक पॉइंट लिखा था हमने कि फेडरल संघवाद क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म, क्या है संघवाद, बोलो। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब है कि हर कंट्री तो फेडरल होगी नहीं। अगर कोई कंट्री ये कह रही है कि हम फेडरल हैं, तो ये कैसे पता करेंगे कि वो कंट्री फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है? संघवाद क्या है? हिंदी में लिख लो, शासन, लोकतांत्रिक शासन का एक रूप है। संघवाद लोकतांत्रिक शासन का एक रूप है। एक छोटा सा पॉइंट बनाओ इसमें, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, देखो ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, हर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का एक कुछ कुछ फीचर्स भी होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? फेडरल पढ़ रहे हैं, तो हमें देखना है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर होंगे, किन बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कोई कंट्री फेडरलिज्म है या नहीं है। तो क्या पढ़ना है? फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर बात? चलो सबसे पहले लिखो, कौन सी बात होगी जो किसी कंट्री को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएगी? पहला पॉइंट। अच्छा, फीचर का मतलब क्या होता है, बोलो फीचर्स का? विशेषताएं। अच्छा, नेचर में और फीचर में क्या फर्क होता है? प्रकृति और विशेषताओं में। और पता करना है इसमें, ये सब लिखने के लिए एग्जाम में आता है कि नेचर ऑफ फेडरलिज्म, फीचर ऑफ फेडरलिज्म, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, आइडल्स ऑफ फेडरलिज्म। तो ये इन बेसिक जो टर्म है इनका मतलब पता होना चाहिए, तभी मेंस का आंसर जो है वो सही माना जाता है। फीचर आया है और नेचर लिख दोगे, नेचर आया है फीचर लिख दोगे, तो एग्जामिनर क्या कहेगा? हमें ऐसा लगता है कि हमने सही लिख के आए हैं हम, लेकिन वो सही होता नहीं है। पहला फीचर लिखो सबसे पहले, देखो, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट वाले में लिखना है अभी, तो फर्स्ट वाला लंबा चलेगा। लिखित और कठोर संविधान, हिंदी वाले लिख लो, लिखित और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। हाँ, रिजिड, कठोर, RIGID, रिजिड। रिजिड होता है ना फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, हाँ वही लिख लो। रिटन, WRITTN, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, लिख लिया ना? हाँ। पहला फीचर क्या होना चाहिए? तो बोलो कौन सा फेडरल, अमेरिकन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया भी है, तो क्या है यहाँ? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है। सेकंड पॉइंट लिखो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला, नहीं अभी बताऊंगा, पहले लिख तो लो, जल्दी में क्यों हो? ये चैप्टर 2 दिन चलेगा कम से कम। हाँ, लिखित और कठोर संविधान, रिटन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लिखो,
टू एंड मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, टू एंड, नहीं, टू एंड मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, टू एंड मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक सरकार के स्तर, लेवल्स। ठीक है, कितने लेवल? दो या दो से अधिक। तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल गवर्नमेंट्स। लिख लो, लिख लेना यहां, टू एंड मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वहीं बना लो, तीन लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, लिख लो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, शक्तियों का विभाजन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, ऐसे लिखें, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, इंग्लिश में बाय कैमरल लेजिस्लेचर। द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल या विधायिका। बोलो, दो सदन है कि नहीं? लोकसभा और राज्यसभा। देखो, ये बेसिक फीचर्स हैं ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई देश ये कह रहा है कि वो संघीय शासन प्रणाली है, अगर कोई देश ये कह रहा है कि वो संघवाद है, तो उसके यहां क्या होना चाहिए? ये वाले फीचर्स होने चाहिए। कितने? ये 6 बातें होनी चाहिए, तभी उसको क्या बोलोगे? तभी उसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलोगे। अब ये कौन क्लेम कर रहा है? इंडिया क्या क्लेम करता है कि हम क्या हैं? फेडरल फॉर्म। अमेरिका भी क्या क्लेम करता है? तो अब ये देखना पड़ेगा कि ऐसा है इन देशों में। अच्छा, इन्हें रटोगे कैसे? ये फीचर्स को याद कैसे करोगे? याद नहीं करना है इसको, नहीं, इसको समझो। देखो कैसे समझो। देखो, सबसे जरूरी जो बात है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, समझो कैसे इसको याद करना है। किसी भी देश में अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो सबसे जरूरी जो पॉइंट है, जो कि हमने तीसरे नंबर पर लिखा है, ये है। क्या है? तीसरे नंबर वाला पॉइंट जो है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी। और इसमें क्या लिखा है? टू एंड मोर देन टू लेवल ऑफ। एक लेवल गवर्नमेंट होगी तो उसको फेडरलिज्म नहीं बोले। 2 लेवल हो सकते हैं, 3 लेवल हो सकते हैं, 4, 5, जितना है वो उस देश पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहली शर्त क्या है? क्या होना चाहिए? 2 एंड 2 या 2 से अधिक इस तरह की सरकारें होनी चाहिए। हमारे यहाँ कितने स्तर की सरकार है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और अब सवाल यह है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनको जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है, डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर सेंट्रल, सोचना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से ही सबको पावर मिलेगा, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, तो वो डिवीजन ऑफ पावर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग पावर्स होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के अलग हों और लोकल गवर्नमेंट्स के। सवाल यह है कि जब 2 एंड मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है और वहां क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है, तो ये डिवीजन ऑफ पावर कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? कैसा कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली लिख दिया गया है कि दीज पावर्स किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये पावर किसके हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। ये पावर किसके हैं? तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए पहला फीचर होता है 2 एंड मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फिर क्या है? उनमें क्या होना चाहिए? डिवीजन ऑफ पावर। और वो डिवीजन कौन करेगा? एक कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन करेगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? रिटन। और कैसा? और कैसा? अगर सुप्रीमेसी नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो डिवीजन ऑफ पावर को कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देगी। राइट, क्लियर? अभी है कि 2 या 2 से अधिक इस तरह की सरकारें हैं, उनकी भी शक्तियों का विभाजन है, जो कि कौन कर रहा है? संविधान। इसलिए संविधान कैसा होना चाहिए? अब सवाल यह है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत क्यों है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए? अगर
जो डिवीजन ऑफ पावर किया गया है उनमें कोई डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट का उसको रिजोल्व कौन करेगा? इसलिए क्या चाहिए? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और बाई कैमरल लेजिस्लेशन क्यों चाहिए? द्विसदनीय विधानमंडल क्यों चाहिए? क्योंकि लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है और राज्यसभा किसको करता है? स्टेट्स को। स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हाउस भी चाहिए। समझे? तो इन्हें रटना नहीं है, ये पूरी थ्योरी है। एक क्या थ्योरी है? एक ही चीज रटनी पड़ेगी, वो है पहला फीचर। वो क्या है? 2 and more than 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। जहां भी फेडरलिज्म होगा वहां 2 and more than 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से अधिक इस तरह की सरकारें होंगी। और सरकारें होंगी तो उनके बीच क्या होगा? डिवीजन ऑफ पावर्स होगा। ये शक्तियों का विभाजन कौन करेगा? संविधान करेगा। कैसा संविधान? रिटन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, कठोर होना चाहिए और उसकी सर्वोच्चता भी होनी चाहिए। और जो ये विभाजन कर दिया है शक्तियों का, अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए क्या होगा? एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और एक द्विसदनीय विधानमंडल, मतलब संसद के 2 भाग होने चाहिए। एक जहां जनता के लोग बैठेंगे और एक जहां राज्यों से चुनकर लोग आएंगे, उसको बोलते हैं राज्य सभा। अमेरिका में उसको बोलते हैं सीनेट। समझे? तो ये रटना नहीं है, ये पूरी थ्योरी है। ये संघवाद पूरा एक विचार है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ये। इसको रटने की जरूरत नहीं है। रटना है केवल एक ही बात। इसको ऐसे भी लिखाया जा सकता है जैसे हमने बताया, लेकिन नहीं। ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। ठीक है? कि कौन सा जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर नहीं है, वो कुछ में कुछ बातें पूछा जाता है। तो ये 6 बातें तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। क्या क्या चाहिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए? बोलो। हम्म अब बोलो, अब बोलो। अब पीछे से बोलना शुरू करो। हाँ, अलीगढ़ महाराज। हाँ, भाई कैमरा ले, क्यों? यहां देख के बोलो क्यों। चलो, इन्होंने बताओ दूसरे और क्या चाहिए? ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। बोलते जाओ, पूछना ना पड़े, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, और बात समझ आई? तो अगर कोई देश ये क्लेम कर रहा है कि वहां क्या है, तो वहां क्या देखना पड़ेगा हमें कि ये बातें वहां है या नहीं है। देखो, सेकंड पॉइंट हमने बनाया था कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो ये बातें हम देखेंगे कि इंडिया में ऐसा है या नहीं है। उस बात की स्टडी हम बाद में करेंगे। क्लियर बात? तो ये फीचर समझ आ गया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। एक छोटा सा पॉइंट बनावाएंगे आप, यहीं नीचे ही लिखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। नया हेडिंग बनाओ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, संघीय शासन के उद्देश्य। दूसरी विशेषता पहले में ही चल रहा है अभी। संघीय शासन के उद्देश्य, संघीय शासन के उद्देश्य। दोहरा उद्देश्य है, डुअल ऑब्जेक्टिव है इसका, दोहरा उद्देश्य, डुअल ऑब्जेक्टिव्स। देख लो ऐसे, डुअल ऑब्जेक्टिव, दोहरा उद्देश्य। पहला लिख लो, पहला क्या है डुअल ऑब्जेक्टिव में? फर्स्ट, एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। फर्स्ट है एकोमोडेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी। लिखो, एकोमोडेशन ऑफ रीजनल, क्षेत्रीय विविधता का सामंजस्य। क्षेत्रीय विविधता का सामंजस्य। ठीक है, पहला उद्देश्य ये फर्स्ट, दोहरा। दूसरा लिखो, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अच्छा, अगर कोई देश, आप समझो, अगर कोई कंट्री फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, अपना रहा है, तो ये कैसे पता करेंगे फेडरल है या नहीं? कैसे पता करोगे? फीचर्स देखोगे। अब सवाल ये है कि कोई कंट्री फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना रहा है तो वो क्यों अपनाएगा? उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? क्या ऑब्जेक्टिव होगा? एक तो ये होगा, दूसरा, और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होगा अपनाने के लिए? डाइवर्सिटी। अच्छा, कोई कंट्री फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना रहा है तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? डाइवर्सिटी। वहां विविधता बहुत ज्यादा है। विविधता कैसी? कल्चर। एक ये पॉइंट बना लिया, इसके नीचे एक और पॉइंट लिखो, नया नया हेडिंग बनाओ। हाँ, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर फेडरलिज्म। नया नया हेडिंग बनाओ ऐसे। ये मेन हेडिंग था, एक छोटा एक इधर बनाओ, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर फेडरलिज्म। संघवाद को अपनाने के लिए उत्तरदायी कारण। संघवाद को अपनाने के लिए उत्तरदायी कारण। बोलो क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? बिल्कुल लिख लो, डाइवर्सिटी, विविधता। विविधता, और विविधता दो तरह की हो सकती है। कैसी कैसी? हाँ, भौगोलिक, जियोग्राफिकल, भौगोलिक विविधता और कल्चरल, सांस्कृतिक विविधता। जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। और इंडिया में कौन सी डाइवर्सिटी है? दोनों। जियोग्राफिकल नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी। भौगोलिक डाइवर्सिटी, राहुल गांधी घूमा है पूरा, देखो। ठीक है। हम्म। और सांस्कृतिक विविधता। अब फिर से शुरू करो, समझो बात को। अगर कोई देश ये कह रहा है कि वो फेडरल है तो क्या देखना पड़ेगा? फीचर्स। अब सवाल ये है कि कोई देश फेडरल क्यों होगा? ऑब्जेक्टिव से नहीं, पहले रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होगा उसके यहाँ? जैसे हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ विविधता ज्यादा थी। ब्रिटेन ने नहीं अपनाया, क्यों? उनके यहाँ विविधता। अमेरिका ने अपनाया, क्योंकि उनके यहाँ डाइवर्सिटी। तो अगर डाइवर्सिटी है और हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि उस डाइवर्सिटी को हम एकोमोडेट करें और फिर क्या इंश्योर करें? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये बेसिक से ऑब्जेक्टिव। इंट्रोडक्शन है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो ये बात है, समझे? जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अपनाया होगा, तो क्या कहोगे? क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और डाइवर्सिटी का इसलिए उन्होंने, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा? एकोमोडेशन करना है रीजनल डाइवर्सिटी का, और क्या इंश्योर करना है? यूनिटी। अच्छा, ये बोलो कि डाइवर्सिटी होने से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को कैसे खतरा हो सकता है? क्या चैलेंज हो सकते हैं? कन्फ्लिक्ट हो सकते कैसे? जैसे जैसे खालिस्तान। पंजाबी क्या मांग कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में क्या है? जम्मू कश्मीर में क्या है? राइट ना? इतने सिटी के बेस पर मांग होती रहती है अलग अलग स्टेट बनाने की। तो एक तो है कि अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री दे दो। एक है कि उनकी रीजनल आइडेंटिटी को कहो कि आपकी रीजनल आइडेंटिटी को हम क्या कर रहे हैं? हम प्रमोट कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे कि इंडिया, देखो कैसे फेडरल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, राइट? अब स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं कि वो अपनी स्टेट लैंग्वेज बना सकते हैं, 2 लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। जैसे यूपी ने हिंदी और उर्दू को कर रखा है। अब उर्दू की क्या जरूरत है? यूपी गवर्नमेंट को लगा कि हिंदू यूपी के मुस्लिम्स जो हैं उनको भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को क्या किया? स्टेट लैंग्वेज, एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो स्टेट को, जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो इन स्टेट्स को क्या पावर दिए गए हैं? ये पावर दिए गए कि आप अपने कल्चर को खुद प्रमोट करो अपने आप से। अगर हम इनके कल्चर को प्रमोट नहीं होने देंगे, इनके कल्चर को दबा देंगे, तो क्या हो सकता है? जो कि कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ। वही प्रॉब्लम यहाँ भी क्रिएट हो सकती है। तो डाइवर्सिटी के वजह से हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते हैं और क्या करते हैं? और हम एकोमोडेशन करते हैं डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, समझ रहे हो? हमारी क्या, हम पहनते क्या है? जैसे देखो कि बिहार में ही कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं, बहुत लैंग्वेज बोले। यूपी में ही इतनी लैंग्वेज बोली जाती हैं कि आप, जैसे मैं जहां का रहने वाला हूँ, बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। अभी जैसे ही आप ग्वालियर से इस तरफ आते हैं, जैसे झांसी से आएंगे आप, तो आपको ग्वालियर मिलेगा, ग्वालियर के बाद आगरा,
तो जैसे ही आप ग्वालियर से आगरा आते हैं लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल अलग लैंग्वेज। और जैसे ही आप आगरा से मथुरा आते हैं वो अलग ही बोलने, वो क्या बोलने लगते हैं, ब्रज बोलने लगते हैं। और अयोध्या की तरफ चला जाओगे तो अवधी बोलेंगे, हम लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं। ये मेरठ वाले और डराते हैं, ठीक है। इनसे बात करने का मतलब है मजबूत दिल चाहिए, वो डरा के एकदम से धमका के बात करते हैं, समझ रहे हो। मैं मेरठ वालों से इसीलिए दोस्ती कम रखता हूँ। पहले एक तो वो हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है गुस्से में ही रह रहा है, मैंने उससे कहा तो गुस्से में, उसने कहा हम ऐसे ही बोलते हैं। मैंने कहा कैसे बर्दाश्त करते हो एक दूसरे को। हम लोगों की भाषा, हमारी बुंदेलखंडी भाषा भी बहुत खड़ी बोली है, जैसे हम लोगों को बोला खड़ी बोली वाले, लेकिन फिर भी एक मिठास है। लेकिन हरियाणा और मेरठ वाले, कितने लोग हैं हरियाणा के, बुरा मत मानना। हाँ हाँ, हरियाणा की अच्छी है भाषा। अच्छा, सबको अपनी भाषा अच्छी लगती है, यही तो फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में सबको अपनी अपनी भाषा का क्या करना है, रखो अपनी अपनी भाषा को। हर आदमी को अपनी भाषा अच्छी लगती है। जैसे मेरी भाषा किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन मुझे भाषा अच्छी लगती है। जैसे कि मेरे घर से मान लो फोन आया और मैंने कहा कि हाँ मैं ठीक हूं, मैं खाना खा रहा हूं, इसका मतलब है वो समझ जाएंगे कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। अगर मेरे घर से फोन आया, हमने कहा हाँ हम ठीक है, अबे रोटी खा रहे, तो इसका मतलब है कि मैं अकेला हूं और अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अगर ये वाली भाषा बोली तो फोन कट कर देते हैं, कोई बात नहीं ठीक है हो गया। और मैं अगर ये भाषा बोल रहा हूँ तो फिर लंबी बात चलती है, वो समझ जाते हैं कि अभी ये अकेले हैं और ये अपनी बुंदेलखंडी बात हो रही है, तो क्लियर है वो। तो उस दिन मेरा भाई का फोन आया, मैं ऐसे, तो उसने कहा ठीक है मैं बाद में करता हूँ। वो समझ गया कि अभी कोई ना कोई आसपास है जिससे कि ये अपनी भाषा में बात नहीं कर पाए। तो ये अपनी भाषा जो है ना, वो घर वालों से उसी भाषा में बात होती है, बाकी जो ये सब चलता रहता है, क्लियर। तो फेडरलिज्म को क्या करना है, यही तो करना है, इसी डाइवर्सिटी का एकोमोडेशन करना है। अब सोचो कि मेरी बुंदेलखंडी भाषा को खत्म किया जाए और उसको कोई उसका रिकॉग्निशन ना हो, उसकी कोई एक पहचान ना हो, तो हमारे खिलाफ क्या, हमें क्या होगा, बुरा लगेगा और फिर बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कहाँ हुआ, राइट। तो ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ही है कि एकोमोडेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी। और रीजनल डाइवर्सिटी का जब हम एकोमोडेशन करेंगे, उसको साथ लेके चलेंगे, तो क्या होगा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन बना। तो इसीलिए हमने क्या अपनाया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपसे कहें कि और क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे का क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। तीन बातें क्लियर है, फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर द फेडरल फॉर्म ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संघीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, क्यों अपनाया और उसका उद्देश्य क्या है। इतनी बात क्लियर है, ये बातें क्लियर है ना। अब एक और पॉइंट लिखो, इसमें लिखो, देखो फॉर्मेशन मॉडल ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्मेशन मॉडल नहीं, इसमें कुछ नहीं, नया हेडिंग बनाओ। देखो तीन हेडिंग अभी तक हमने बनाए हैं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की विशेषताएं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद के उद्देश्य, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर फेडरलिज्म, संघवाद के लिए उत्तरदायी कारक। यही तीन हेडिंग्स बनाई। चौथा हेडिंग बनाओ, एक नया चौथा पॉइंट लिखो, फॉर्मेशन मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म। फॉर्मेशन बना, संघवाद के निर्माण के लिए, संघवाद के निर्माण के लिए मॉडल्स ही बोलते हैं इनको, फॉर्मेशन मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, दो मॉडल होंगे, पढ़ाया था, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। देखो मैंने पहले बोला था कि ये मैं कोशिश करता हूं कि क्या हो जाए, उसमें एनसीईआरटी आ जाए आपके। एंड हिंदी वाले ऐसे लिखना, एंड होल्डिंग टुगेदर, एक साथ आना, एक साथ बना के रखना, ऐसे हो सकता है, लेकिन हम ऐसे ही लिखेंगे। टुगेदर है, होल्डिंग टुगेदर। इसका मतलब है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो तरीके से बन सकती है। कितने तरीके से, दो। अगर कोई कंट्री ये कह रही है कि उन्हें क्या बनना है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनना है, तो उनके पास दो तरीके होते हैं, क्या, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। ये वाला जो मॉडल है, कमिंग टुगेदर वाला मॉडल, इसका इसका यूज किया है यूएसए ने। इस वाले मॉडल पे किसका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना है,
इस वाले मॉडल पे किसका बना है? इंडिया एंड अमेरिका, भारत और कनाडा, इनका मॉडल बना है। क्या अंतर है दोनों में? नहीं, सुनो, सिटीजनशिप को भी मतलब, हाँ अपनी इच्छा से, ठीक थे, ठीक है, ये पकड़ के ला रहे हैं, नहीं बात ठीक है, बात ठीक है, हाँ बात ठीक है। मतलब एक बार सुनने पे याद है आप लोगों को, इसका मतलब है आप मेरी बात को गंभीरता से लेते हैं, अच्छी बात है। तो हिंदी मीडियम वालों का क्या है फिर? अभी पढ़ाया नहीं गया आपको ये सब? अच्छा, पढ़ाया नहीं गया अभी इन लोगों को। अच्छा, हिंदी मीडियम में मैं बीच क्लास से आया था, इसलिए इन लोगों को नहीं पता। मैं आर्टिकल 15 मुझे दिया गया था कि 15 से पढ़ाओ। हाँ, मैंने आर्टिकल अनुच्छेद 15 से पढ़ाया था। चलो, दो तरीके हो सकते हैं संघवाद बनने के, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर देखो क्लियरली दिख रहा है, कमिंग टुगेदर एक साथ आना, होल्डिंग टुगेदर मतलब एक साथ जबरदस्ती बांध के रखना। देखो अभी इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा ये समझो कि अमेरिका इंडिपेंडेंट कब हो रहा है? 6 में, ठीक है। किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। अमेरिका भी था, हाँ 76 में, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट अमेरिका को आज़ादी मिली, तो अमेरिका को आज़ादी मिली तो अमेरिका जो है 50 स्टेट्स थे वहाँ, कितने? 50 छोटे छोटे से प्रोविंस थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, 50 स्टेट्स। जब अमेरिका को आज़ादी मिली और 50 टुकड़े जो है अमेरिका के वो इंडिपेंडेंट हुए, किससे? ब्रिटेन से। अब सवाल ये था कि ये लोग क्या करेंगे, अमेरिकन क्या करेंगे? तो जिन लोग फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन मेडिसन जैसे लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि चलो हम क्या करते हैं कि एक नया सिस्टम बनाते हैं, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम बनाते हैं। और उन्होंने कहा कि हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएंगे। किस तरीके को अपनाएंगे? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। और बाकी ये जो 50 स्टेट्स थे अमेरिका के, 50 जो प्रोविंसेस थे, उन्होंने कहा कि ठीक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा है, क्योंकि एक तो 50 छोटे छोटे टुकड़े हैं और हर टुकड़े का अपना कल्चर अलग है, अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा। क्योंकि देखो अमेरिका कोई कंट्री नहीं था। अमेरिका कैसे डेवलप्ड हुआ? बहुत सारे लोग पहुंचते गए अमेरिका, और अमेरिका जो है, अमेरिका के जो ओरिजिनल लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? रेड इंडियंस कहलाते हैं। वो तो गायब हो गए बेचारे, अब रेड इंडियंस कहते हैं उन्हें। क्यों ऐसा कहते हैं? कौन पहुंचा था? कोलंबस बेचारा गरीब आदमी खोजने निकला था इंडिया, और पहुंच गया वो अमेरिका। कोलंबस से पहले लोग अमेरिका के बारे में नहीं, ऐसा नहीं कि अमेरिका था ही नहीं, खोजा का मतलब है अमेरिका था, लेकिन लोग अमेरिका से ट्रेड नहीं करते थे, और अमेरिका के बारे में यूरोप उतना नहीं जानता था। यूरोप से कोलंबस निकला था इंडिया खोजने, और उससे हवाएं, समुद्र का पानी ले गया कहाँ? और जब वो वहां पहुंचा उसने कहा कि एक नई जगह मिली है, और उसने उसको इंडिया समझा। बाद में कहा कि इंडिया तो अलग है, तो रेड इंडियंस कहे गए। वो लोग बेचारे थोड़े से लाल लाल से थे और उसी जगह रहते थे। जब कोलंबस लौट के गया तो उसने कहा बड़ी अच्छी जगह मिली है जो कि बिल्कुल खाली है। कहा चलो वहां कुछ धूम धड़ाका करते हैं। तो यूरोप से लोग भागे कहाँ? अमेरिका। और वो एक जगह मिली उन्हें रहने के लिए, और जाके उन्होंने धीरे धीरे अमेरिका जो है, अमेरिका में कोई था ही नहीं, बाहरी लोग आके अमेरिका में रहे, और अमेरिका क्या बना। इसलिए अमेरिका देखना कि अमेरिकन जो गवर्नमेंट होती है वो बाहरी लोगों को आने से कभी नहीं रोकती है, क्योंकि वो कहते हैं कि इनके आने से ही तो हमारा डेवलपमेंट होता है। इंडियंस कहाँ है? सब अमेरिका में सब रह रहे हैं, और अच्छे अच्छे, जैसे कमला हैरिस, क्या है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, प्रेसिडेंट भी बन सकती हैं। तो अमेरिका का डेवलपमेंट ही ऐसे हुआ है कि वहां पर और जगह से लोग आके रहते रहे। अभी रेड इंडियंस कहाँ है पता ही नहीं है अमेरिका में बेचारे, वो तो सब गायब कर दिए गए, बाकी सब बाहरी लोग वहां पर रह रहे हैं। अब देखो इंडियंस भी बहुत गए। जैसे कि कॉलोनी जब था, ब्रिटेन की कॉलोनी था अमेरिका, 1776 तक कॉलोनी था, और ब्रिटेन कब आ गया हमारे यहाँ? 1600 में आ गया। तो यहाँ से इंडिया से लोग लेके पहुंच रहे हैं, ये लोग वहां काम कराने के लिए, ठीक है, वहां फैक्ट्री लग रही है, काम कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये कमला अमला हैरिस वही सब लोग हैं, ये इनके पुरखे गुलाम बन के यहाँ से गए, और वहां जाके इन लोगों ने काम किया अपना जो भी किया। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया अमेरिका। अब अमेरिका के सामने चैलेंज ये था कि इन्हें क्या करना है। तो इन 50 जो स्टेट्स थे अमेरिका के, इन्होंने एग्रीमेंट किया। क्या किया? एग्रीमेंट किया। और इस एग्रीमेंट के बाद इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हम क्या बनेंगे? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेंगे। और ये 50 स्टेट्स जो हैं वो एक साथ आए, और क्या बनाया इन्होंने? तो कमिंग टुगेदर का मतलब होता है कि टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट एंटिटीज कमिंग टुगेदर आते हैं,
और एग्रीमेंट, उसको क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर मॉडल, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। और देखो होल्डिंग, अब देखो इसमें देखना, बात समझना कि ये 15 स्टेट्स एक साथ आए, इन्होंने क्या बनाया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई होगी और बाकी 50 स्टेट्स गवर्नमेंट्स भी होंगी। तो इन्होंने ज्यादा पावर किसे दिया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को या अपने पास रखा होगा, स्टेट्स। तो कमिंग टुगेदर मॉडल का आउटपुट ये होता है, आउटकम ये होता है कि स्टेट्स जो है, प्रोविंसेस जो होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं कंपैरेटिवली सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन आउटकम ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स। राज्यों की जो समझौता होता है उसका आउटकम होता है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट्स पावर किसके पास ज्यादा रख लेते हैं, तो अमेरिका में पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन किसके हैं वहां, स्टेट गवर्नमेंट्स के। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के, बाकी मोस्टली पावर किसके पास रह गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रह गए। ठीक है, हाँ स्टेट। अब देखो, अब ये मॉडल था, एक मॉडल, ये वाली बात समझ आई, एक मॉडल है ये। अब ये वाला किसने अपनाया, इंडिया ने। अब देखो कि हमारे साथ भी वही है कि हम क्या हो गए, हम हो गए इंडिपेंडेंट। अंग्रेज हमें छोड़ के गए कब, 1947 में। अब हमारे पास भी वही चैलेंज है कि हमें क्या करना है, क्योंकि अंग्रेज जब छोड़ के गए तो पॉलिटिकल सिस्टम दो तरह का था, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश प्रांत थे जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था, और कुछ प्रिंसली स्टेट थे जहां देसी राजा क्या कर रहे थे, आज भी शासन कर रहे थे। अभी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो देसी रियासतें थी, वो कितनी थी, लगभग 600, लगभग 599, लगभग कितनी थी, 600 देसी रियासतें थी। मान लो ये क्या है अपना, मान लो, ठीक है, मान लो ये है। अब ये ब्रिटिश प्रोविंस है, मान लो ऐसे, ठीक है। और ये बीच बीच में क्या थे, सब ये देसी रियासतें थी। ये बड़े डॉट हैं जो मान लो ब्रिटिश प्रोविंस हैं, और ये क्या है सब। अभी अंग्रेजों ने कहा कि हम छोड़ के जा रहे हैं, ये जो बड़े डॉट हैं ये भारत हैं, और बाकी ये छोटे छोटे डॉट हैं ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। ये बड़े बड़े डॉट हम भारत, नेहरू जी को दे रहे हैं कि आप भारत बना लो, और ये जो छोटे छोटे डॉट हैं ये प्रिंसली स्टेट है। इनसे कहा कि आपके पास 3 तरीके हैं, पाकिस्तान के साथ चले जाओ, इंडिया के साथ रहो, या फिर। तो इन सब ने कहा, छोटे छोटे डॉट जो देसी प्रिंसली देसी रियासतें, इन्होंने कहा हम क्या रहना चाहते हैं। नेहरू जी ने कहा कि किस टाइप का देश दिया है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, क्या दिया है, ब्रिटिश प्रोविंस किस टाइप से दी है हमें। कहा ये तो गलत है। अंग्रेजों ने कहा हमने तो ऐसा दिया, बाकी आप देखो, हम चले यहां से। कहा हम द्वितीय विश्व युद्ध में वैसे भी बहुत परेशान हो चुके हैं। नेहरू जी ने कहा कि क्या करना है पटेल जी से। पटेल ने कहा हमें दो ये काम। कहा कि हम इन 600 लोगों से मिलेंगे और इनसे कहेंगे कि यह तो देखो भारत बेकार दिख रहा है, टूटा टूटा सा भारत दिख रहा है, ऐसे थोड़ी शासन चलेगा। कहा इनसे कहेंगे आप हमारे साथ आओ। नेहरू ने कहा ये मानेंगे, नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा हमें लौह पुरुष ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मिले वो 600 लोगों से, और सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, हैदराबाद के निजाम। उस समय की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद की निजाम। हैदराबाद आंध्र प्रदेश, राइट, सबसे बड़ी रियासत थी। जो 600 देसी रियासतें थी उनमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते थे वो। और भारत में सबसे ज्यादा फौज किसके पास थी, और नेहरू जी के पास कौन सी फौज थी, जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। तो सरदार पटेल ने कहा निजाम से कि लड़ाई लड़ोगे, उन निजाम से कहा हमारे साथ आ जाओ। निजाम ने कहा कि नहीं, हम स्वतंत्र देश, इन्होंने कहा हम तो फिर भी किनारे पे हैं, हम स्वतंत्र रहेंगे। इन्होंने कहा सरदार पटेल ने कि 2 ही ऑप्शन है, हमारे साथ आ जाओ या फिर हमारे साथ आ जाओ। इन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। इन्होंने कहा लड़ाई लड़ते हैं, और हैदराबाद के निजाम के साथ डायरेक्ट युद्ध हुआ, ठीक है, हाँ ऑपरेशन। और उसमें कौन हार गया, हैदराबाद का निजाम हार गया। हमारे पास ज्यादा बड़ी सेना थी, अंग्रेजों वाली सेना थी, और जो बेचारे छोटे छोटे थे ये डर गए देख के कि जब ये हार गया तो हम क्या हैं। तो सरदार पटेल ने जबरदस्ती जो लोग नहीं आना चाहते थे उनको कहां मिलाया, भारत के जो संघवाद का निर्माण हुआ है, भारत के जो फेडरलिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, वो ये जो स्टेट्स थे वो अपनी मर्जी से नहीं आए, उन्हें जबरदस्ती लाया गया है, होल्ड किया गया, होल्डिंग टुगेदर। जब उन्हें होल्ड किया गया, अब बन गया एक भारत बन गया, और कहा कि ये जो जितनी भी 600 हैं ये प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस है, ये सब खत्म करो। कहा कि कितने राज्य बनाने हैं, 14, और कितनी यूनियन टेरिटरीज, हाँ। कहा कि इन सभी को, ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट सब खत्म। अब इस पूरे एरिया को 14 स्टेट्स में बांटेंगे और 6 किस में बांटेंगे, यूनियन टेरिटरीज में। कहा कि एक केंद्र सरकार होगी जो दिल्ली में होगी,
14 स्टेट्स की अपनी सरकारें होंगी और यूनियन टेरिटरीज कौन चलाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी। कहा कि ये जो 14 स्टेट्स हम बना रहे हैं उनके पास भी कुछ पावर होंगे, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास होगा? क्योंकि हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्रीमेंट का आउटकम नहीं है, किसका? स्टेट्स का। हमने स्टेट्स को बनाया है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दे रही है किसको? यहां कौन पावर दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसलिए इंडिया में कौन पावरफुल है? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट्स को पावर कम मिले हैं। क्योंकि हमारा मॉडल कौन सा है? क्यों है मॉडल? क्योंकि हमारी कंडीशन, हमारी परिस्थिति अलग थी। ब्रिटेन का मॉडल कौन सा है? क्योंकि अमेरिका का मॉडल कौन सा है? क्योंकि उनकी स्थिति। और ये वाला तरीका हमने कहां से लिया? यहां से। क्योंकि जब कनाडा बना तो वो भी इसी मॉडल पर बना। समझ रहे हो आप? तो अमेरिका में ज्यादा पावरफुल कौन है? इंडिया में ज्यादा पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों है? इसलिए देखना, जिस मॉडल, समझ लो बात को, जिस मॉडल, जिस देश में फेडरलिज्म कमिंग टुगेदर मॉडल पर बनता है उसको क्या बोलते हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? अमेरिका एक फेडरल है। जिस कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है होल्डिंग टुगेदर मॉडल पर, उसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ द। यूनियन जो वर्ड आया है आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये बता रहा है कि इंडियन फेडरलिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस मॉडल पर हुआ है? कनाडा के फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये फेडरल या यूनियन? जहां यूनियन आ जाएगा वहां स्टेट ज्यादा पावरफुल होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट? राइट। जहां फेडरल होगा वहां कौन पावरफुल होगा? कमिंग टुगेदर फेडरल, होल्डिंग टुगेदर यूनियन। हमारा क्या है? यूनियन। समझे बात को? इसलिए हमारे यहां ज्यादा पावरफुल कौन है? ये सब कहानियां हैं, सब थ्योरीज हैं, ये इनको समझो तभी जाके फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आखिर आर्टिकल 1 में हमने यूनियन वर्ड क्यों लिखा? क्यों लिखा? राइट ना? फॉर्मेशन मॉडल का आउटकम है, इसलिए यूनियन लिखा है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन क्यों लिखा गया? देखो, ज्यादातर जब पढ़ो, आप बोला जाए ना हिंदी में एक वर्ड होता है, उसके लिए इंग्लिश के कई वर्ड होते हैं, लेकिन हिंदी का एक वर्ड है ऐसा संघ, जिसके लिए इंग्लिश के 2 वर्ड है, फेडरल और यूनियन। अमेरिका भी एक संघ है, भारत भी एक संघ है, लेकिन अमेरिका संघ क्या है? भारत का संघ क्या है? संघ का, इसका फेडरल का मतलब क्या है? और हमारा है यूनियन। क्यों? हिंदी में एक ही वर्ड है, इंग्लिश में उसके 2 मतलब है, फेडरल और यूनियन। यूनियन जब कह रहे हो तो उसका क्या मतलब निकल रहा है? क्यों? हाँ। और जब फेडरल बोल रहे हो तो ये थ्योरी है, कंसेप्ट है पूरा, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ये एनसीईआरटी ने फिलहाल इतने अच्छे तरीके से नहीं दिया है, लेकिन ऐसे थोड़ी जैसे मैंने इतना बता दिया ये कहानी पूरी। क्या समझे? लिखना कुछ नहीं है, लिखवाऊंगा मैं, खुद से मत कुछ लिखो। हैदराबाद पाकिस्तान से मिलना चाह रहा था, जाने ही नहीं दिया उसको सरदार पटेल ने। हैदराबाद पे अटैक करके जीत लिया। जूनागढ़ ने क्या कहा? नहीं, जूनागढ़ ने कहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं, जनमत संग्रह करवाओ और हम आपके साथ हैं। 3 रियासतें थी जिनसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, प्रिंसली स्टेट 3 थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। किसकी कर दी प्रॉब्लम सॉल्व? जूनागढ़ की। बचा क्या? नेहरू को लगा पूरा क्रेडिट किस कौन ले जा रहा है, कहा हमें भी कुछ करने दो। इन्होंने कहा पटेल से कि सुनो, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? मैं करूंगा। पटेल ने कहा कि देखो, नहीं सरदार पटेल, मतलब जो मैं कह रहा हूं ऐसा मत समझा करो कि ऐसा कहा, जरूरी नहीं कि इसी टाइप का वार्तालाप हुआ हो, लेकिन एसेंस यही है, नहीं तो कहीं कहने लगो कि सर ने कहा था कि पटेल ने ऐसा कहा। पटेल ने नेहरू से ही कहा कि आप उस प्रवृत्ति के, उस नेचर के आदमी नहीं है कि आप डिसीजन जो है वो बहुत, अगर नेहरू जी हैदराबाद गए होते तो लड़ाई नहीं लड़ते, बड़े डेमोक्रेटिक टाइप के आदमी थे। पटेल लौह पुरुष थे, वो डिसीजन तुरंत लेते थे, गृह मंत्री थे अमित शाह की तरह। अमित शाह का डिसीजन देखो, 370 हटाना है मतलब हटाना है। कांग्रेस के नेचर में ये रहा है कि वो डिसीजन थोड़ा सा ढिलमुल रहे। इन्होंने कहा कि देखो जम्मू कश्मीर को निपटा लेने दो, आप उस टाइप के आदमी नहीं हो। इन्होंने कहा नहीं, मैं निपटाऊंगा।
अब ये जैसे जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम हाथ में ली और बोले मैं डेमोक्रेटिक तरीके से निपटाऊंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा, और डेमोक्रेटिक के लिए उसको अभी तक सरदर्द बना रखा उसको। बाकी इन्होंने जितने सरदर्द लिए वो दोनों सरदर्द समाप्त कर। बात समझ आया क्या सा होल्डिंग टुगेदर एंड? अब लिखो इसे होल्डिंग टुगेदर में, कमिंग टुगेदर में, थोड़ा सा लिख लो। पहले लिखो कमिंग टुगेदर वाला एग्जांपल लिख लिया। लिखो टू इंडिपेंडेंट entities are coming together. Two independent entities are coming together. देखो जब दो, पहले वाले में जब दो स्वतंत्र इकाइयां एक साथ आकर संघ का निर्माण करती हैं, उसे कमिंग टुगेदर मॉडल कहते हैं। देखो इन दिस मॉडल सेंट्रल गवर्नमेंट is an outcome of agreement among states. देखो इस मॉडल में केंद्र सरकार राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम होती है। इस मॉडल में केंद्र सरकार राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सो इंग्लिश में सो इन दिस मॉडल, so in this model states are more powerful comparatively central government. इसलिए इस मॉडल में राज्यों की अपेक्षा इसलिए इस मॉडल में केंद्र की अपेक्षा राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं। अमेरिका में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? दूसरे वाले में लिखो। अब चलो लिखो राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं। लिखो दूसरे वाले में इन दिस मॉडल two and more than two independent entities are holding together. दूसरे वाले में इस मॉडल में स्वतंत्र इकाइयों को एक साथ लाया जाता है। इस मॉडल में स्वतंत्र इकाइयों को एक साथ लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फेडरलिज्म नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फेडरलिज्म इज नॉट आउटकम ऑफ एग्रीमेंट एमंग स्टेट्स। तो यहां संघ सरकार राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं होती है।
समझौते का परिणाम नहीं होता, इसलिए कौन ज्यादा पावरफुल होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल कंपेरेटिवली स्टेट्स। राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं होती है। हम्म। कंपेरेटिवली स्टेट्स, इसलिए केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में, हाँ, और इसको बोलोगे फेडरल, उसको क्या बोलोगे? यूनियन। ये बात लिख लो ना, इसे फेडरल कहा जाएगा और उसको कहा जाएगा यूनियन। देखो ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में, अरे इसको फेडरल कहोगे, उसी के नीचे लिख लो, उसको यूनियन कहोगे, ठीक है। देखो इस जो ये एनसीईआरटी, इसमें थोड़े चैप्टर बड़े बड़े हैं, तो इसमें थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, राइट। ये चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ा देंगे, और जब फेडरलिज्म पढ़ोगे तो फिर वो बहुत आसान चैप्टर होगा हमारे लिए, जो एडवांस पॉलिटी में पढ़ते हैं। बात समझ आई? समझ आई तो बताओ क्या पढ़ा आज? संघवाद पढ़ा। फेडरलिज्म क्या है, फीचर क्या है, हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या है, और फॉर्मेशन मॉडल। ऐसे ही याद होना चाहिए, तब जीवन क्या होगा?